अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट केस में जो उनके ख़िलाफ़ नैब का रेफरेंस चल रहा है, जिस पे इंक्वायरी हो रही है और उनको उस रेफरेंस में गिरफ़्तार भी रखा जा रहा है, उसमें उन्होंने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ज़मानत दायर की है, इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी अभी चल रही है और उनकी ज़मानत जो है वो अभी कबूल नहीं है, और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा और ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत ये कह के जो है वो खारिज की थी कि वो अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन वो तो ऑलरेडी तोशाखाना केस में जेल में है। तो इस कंटेंशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई है कि जब एक शख्स पहले से जेल में है तो वो कैसे अदालत में पेश होकर जो है वो अपने लिए ज़मानत ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चेयरमैन पीटीआई को ज़मानत दे। अब चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ अल-कादिर ट्रस्ट केस है क्या, उसका मलिक रियाज और 190 मिलियन पाउंड की जो तहकीकात चल रही हैं उससे क्या ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर का इस सब से क्या नेक्सस है, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो ये कि मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ यूके में एक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के ऊपर, जो कि कुछ वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी उनकी थी, जिसको कि वन हाइट पार्क जो कि उन्होंने नवाज़ शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज़ से ख़रीदी थी। लंदन की ये प्रॉपर्टी है और काफ़ी महंगी जगह पे है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की कीमत से बहुत ज़्यादा कीमत में जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई तो यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने कुछ डर्टी मनी का इल्ज़ाम था मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ामात थे, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू की। और जब तहकीकात शुरू की तो ये देखा गया कि मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ फ़ेक अकाउंट समेत दीगर केसेस के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो है वो इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, उनके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशंस आई थी, JIT बनी थी फ़ेक अकाउंट्स केस में पाकिस्तान में, जिसका कि हवाला यूके की कोर्ट की जजमेंट में भी दिया गया है। और वो ये कहते हैं कि क्योंकि मलिक रियाज का जो पैसा है उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि आया वो जो है वो क्लीन मनी है, बुरे तरीके से यानी नाजायज़ तरीके से हासिल किया गया पैसा है, या फिर उस पैसे के पीछे कुछ और जो है वो सच्चाई है। तो इन तमाम मामलात के ऊपर तहकीकात मांगी गई थी पाकिस्तान में। और यूके में जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू की, उनके पैसे की, उनके जो मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर पैसे के इल्ज़ामात थे कि इतना ज़्यादा पैसा अगर उनकी स्टेट में मौजूद है तो वो कैसे है, और अगर वो आया यूके में तो वो कैसे आया, इन तमाम मामलात के ऊपर तहकीकात शुरू हुई। और मलिक रियाज साहब के साहबजादे अहमद अली रियाज, जिनको अली रियाज बेसिकली कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हुई और उनका 10 साल का मल्टी वीज़ा था यूके का, जो कि यूके ने कैंसिल कर दिया। और उसके अलावा उनके तमाम तर जो अकाउंट्स थे, जिसमें कि मलिक रियाज साहब की अहलिया का भी यानी बीना रियाज साहिबा का भी अकाउंट था, उनकी बेटी का भी अकाउंट था और उनकी बहू मुबशरा अली का भी अकाउंट था, और ये तमाम अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए थे यूके की गवर्नमेंट ने। और ये तमाम मामला और मुद्दा था 2017-2018 का, जबकि उनकी जब फेक अकाउंट्स में JIT की रिपोर्ट आई और उस सब के बाद ये तमाम मामला देखने में आया। इस सब के अंदर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत 2018 में नई आई तो नेशनल क्राइम एजेंसी का मामला उठा, और नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ क्योंकि यूके की जो कोर्ट्स थी उन्होंने ये कहा कि जब क्योंकि यूके में जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो पैसे से मुतालिक गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए पैसे से मुतालिक कवानीन हैं वो बहुत सख्त हैं, तो उनकी अदालतों ने जो वीज़ा कैंसिल होने के ख़िलाफ़ मलिक रियाज और अली रियाज की दरख्वास्तें थी उनको खारिज कर दिया। तो मलिक रियाज साहब ने नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के साथ आउट ऑफ कोर्ट एक सिविल सेटलमेंट की, जिस सेटलमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो उनके तमाम अकाउंट्स जो कि लंदन के अकाउंट्स हैं, यूके के अकाउंट्स हैं बेसिकली, उनमें 190 मिलियन पाउंड की अमाउंट जो है जो कि फ्रीज़ थी उस वक़्त, वो उन्होंने कहा कि वो उस अमाउंट को रिलीज़ करेंगे टू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये तमाम मामला चल रहा था यूके में। इसके साथ ही एक मसला चल रहा था बैरियर टाउन कराची का 2017 से, जो कि सुमोटो था सुप्रीम कोर्ट में, और ये मामला चल रहा था पाकिस्तान में। जो बैरियर टाउन कराची वाला मामला था पाकिस्तान के अंदर, उस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि बैरियर टाउन की जो ज़मीन है, क्योंकि वो कब्ज़े की है या वो बहुत कम अमाउंट में जो है वो हासिल की है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कोरियो के भाव ख़रीदी मलिक रियाज साहब ने कराची में, उस अमाउंट के ऊपर पैसे मांगे, उस अमाउंट के ऊपर 460 अरब रुपए तय हुए, जो कि कंसेंशुअल यानी कि दोनों तरफ से
दोनों जानिब के जो फ़रीक़ैन थे, यानी कि कराची गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी कराची और उसके अलावा बहरिया टाउन, तमाम फ़रीक़ैन के एग्री करने पर 460 अरब रुपए तय हुए कि वो मलिक रियाज साहब पे करेंगे। तो जब नेशनल क्राइम एजेंसी से इनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई अली रियाज साहब और मलिक रियाज साहब की, तो उसमें यह तय पाया कि जो वो 190 मिलियन पाउंड्स हैं यूके में, उनको पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पे करेंगे ये, और इस पैसे को वो अपने पास नहीं रखेंगे। अब ये तमाम मामला हो गया एक तरफ। उसके बाद हुआ ये कि क्योंकि इतनी बड़ी ख़तीर किस्म की रकम पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होनी थी, तो जाहिर है कि कुछ रूल्स, कुछ तरीक़ेकार लगता है। वहाँ यूके में जब नेशनल क्राइम एजेंसी से मलिक रियाज साहब की सेटलमेंट हो गई और उनकी फ़ैमिली की, तो उसके बाद जो उनका पैसा था वो रिलीज़ कर दिया गया, उनके अकाउंट्स डी फ्रीज़ कर दिए गए। जब उनके अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स ख़त्म हुए तो उसके बाद जो पैसा था वो ऑटोमेटिकली उनका ये जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मुआहिदा हुआ था कि वो वापसी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएंगे, जो कि बहरिया टाउन कराची के लिए उनकी रकम अदा होनी है। ये मामला सारा हुआ और उसके बाद उस पैसे के पाकिस्तान आने का अप्रूवल और उसका जो ज़ामिन बनी वो हुकूमत पाकिस्तान बनी। अब वो हुकूमत पाकिस्तान कैसे बन सकती थी, ये किसी भी सेन दिमाग, यानी कि किसी भी अकल समझ रखने वाले दिमाग को ये बात समझ नहीं आती। लेकिन उस वक़्त चेयरमैन पीटीआई के जो है वो मुशीर थे, उनके एडवाइज़र थे बड़े ही जाना माना नाम शहजाद अकबर साहब, जो कि इस तमाम जब नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मुआहिदा चल रहा है मलिक रियाज साहब का, तो वो मलिक रियाज साहब को असिस्ट कर रहे हैं इन लंदन, और वो उनके साथ थे वहाँ पर। वो उन्होंने यूके गवर्नमेंट यानी कि नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ पाकिस्तान की ज़मानत भी दी, क्योंकि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है जब वो किसी के साथ कोई मुआहिदा करती है तो उसको खुफिया रखती है, और उस मुआहिदे को खुफिया रखने में एक जो ट्रस्टी बनी वो हुकूमत पाकिस्तान भी बनी, और हुकूमत पाकिस्तान के ट्रस्टीशिप के ऊपर वो मुआहिदा तय पाया। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने बंद लिफाफों के अंदर 2019 में कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, जिसको कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चेयर कर रहे थे, उन्होंने बंद लिफाफों के अंदर उस पैसे की जो कि पाकिस्तान आना था उसका अप्रूवल दिया। और उस अप्रूवल के बाद शहजाद अकबर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि बैरून मुल्क से तकरीबन 150 मिलियन अभी और फिर 40 मिलियन बाद में पाकिस्तान आएंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में बहरिया टाउन कराची के मद में जो है वो सेटल होंगे। जब उनसे सवालात पूछे गए कि ये कैसे होगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी से ये एग्रीमेंट हुआ है कि मलिक रियाज साहब के जो पैसे बैरून मुल्क से, यानी बरतानिया क्योंकि अपने पास नहीं रखने की इजाज़त दे रहा, वो ये समझते हैं कि डर्टी मनी यानी नाजायज़ तरीके से हासिल किया गया पैसा बरतानिया में नहीं रखा जाएगा, उसको वो रिलीज़ करेंगे और वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान से ही जो है वो लूट के बाहर ले जाया गया है बाय थ्रू एनी मीन्स। तो उस पैसे को वापस आके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में सेटल किया जाएगा। और उनसे ये सवाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में तो मलिक रियाज साहब ने 460 अरब रुपए देने हैं, वो कैसे जो है वो सेटल होगा यहाँ पर। तो ये कहा गया मलिक शहजाद अकबर साहब की जानिब से कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो रियासत पाकिस्तान का ही हिस्सा है, हुकूमत पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो वो हुकूमत पाकिस्तान को ही पैसा मलिक रियाज साहब का मिल रहा है। अब इस सब के बीच में समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर होके जाता है टू यूके में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। यूके की एक एजेंसी जो कि उनके यहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी है, वो उससे ये तय पाता है कि ये पैसा वापसी हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के लोगों को मिलेगा। लेकिन वो पैसा जब पाकिस्तान आता है तो वो पाकिस्तान आके दोबारा से सेटल हो जाता है मलिक रियाज साहब के ही नाम पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो मलिक रियाज साहब ने पैसे जमा कराने थे। अब इस तमाम सारी कंट्रोवर्सी के अंदर अल-कादिर ट्रस्ट केस कहाँ लाई करता है। प्रॉब्लम ये है, ये कहा जाता है, ये इल्ज़ाम है चेयरमैन पीटीआई के ऊपर कि उन्होंने ये जो इतनी बड़ी अमाउंट थी मलिक रियाज साहब की, इसको उन्हीं के नाम पर पाकिस्तान में सेटल करने के लिए कुछ पैसा जो है वो उनसे लिया। और वो पैसा ये नहीं है कि हाथ से पैसा दिया गया कि इतने अरब इमरान खान साहब ले ले या इतने अरब बुशरा बीबी साहिबा ले ले। ये सेटल हुआ कि चेयरमैन पीटीआई को मलिक रियाज साहब ने इल्ज़ाम है कि अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी सेटल करके दी, और उस अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की सेटलमेंट 2020 में हुई। और जो उससे पहले ये तमाम तर जो पैसा सेटल हुआ काबीना से चुपचाप बंद लिफाफों में मंजूरी ली गई, वो 2019 में ली गई। और फिर 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपए भी तय थे। जब ये तमाम तर सेटलमेंट हो गई, यानी 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर तय पाया कि मलिक रियाज साहब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पे करेंगे बहरिया टाउन कराची के लिए। और फिर मलिक रियाज साहब ने पेमेंट्स की इन 2019 की दिसंबर में
जो मुबशरा अली के अकाउंट से गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन के केस में ये बात सामने आई कि मुबशरा अली ने अपने अकाउंट डीफ्रीज़ होने के बाद जो अमाउंट थी वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र की, और वो अमाउंट जो थी वो लगभग कोई 35 मिलियन पाउंड्स की थी। उसके अलावा भी जो उनकी फ़ैमिली की अमाउंट सेटल हुई वो भी पाकिस्तान आई, लेकिन अभी तक ये सेटल नहीं है कि वो अमाउंट कहाँ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो तमाम पैसा था, क्योंकि ये बहरिया टाउन कराची की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा था, तो इसको ओरिजिनली जाना चाहिए था टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध या MDA मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसे को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये बार बार क्रिटिसिज्म का सामना था कि आप इतनी बड़ी रकम जो कि इतने सालों से आपके पास पड़ी हुई है और उस पर कितना मार्कअप जमा हो गया होगा इतने अरसे में, उसको आप अपने पास रख के कैसे बैठ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर से ये लाइबिलिटी किसी भी तरह से वेव ऑफ करनी थी, हटानी थी, और उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ ये ऑर्डर किया कि ये पैसे जो कि बैरून मुल्क से हासिल किए गए, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे एज़ पर दी एग्रीमेंट ऑफ दी NCA, तो वो हुकूमत पाकिस्तान को जाएंगे, और जो दीगर मनी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है जिसके ऊपर ये अभी साबित नहीं है कि वो बैरून मुल्क से हासिल की गई है या फिर वो मलिक रियाज साहब ने ही दी है, तो वो जो अमाउंट है वो हुकूमत सिंध को दे दी गई है। अब इस तमाम मुद्दे के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो चेयरमैन PTI हैं उनका किरदार, यानी जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने किन पॉइंट्स के ऊपर सेटल किए ये पैसे, उन्होंने कैसे अप्रूवल दिया कि जो बाहर से पैसा आना है हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे वो वापस मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों सेट हो रहा है, और कैसे NCA वाला एग्रीमेंट हुआ, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस वक़्त एक ज़मानती कैसे बनी, ये तमाम तर चीज़ें नैब तहकीकात कर रही है, जिसके बाद साबित होंगी। और ये एक सीरियस लाइबिलिटी भी है जो कि चेयरमैन PTI के ऊपर है। जो UK की कोर्ट का ऑर्डर है उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा गया है कि ये जो NCA के साथ एग्रीमेंट हुआ मलिक रियाज साहब का, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा कि वो जो पैसे UK से रिलीज़ करेंगे उसको वो हुकूमत पाकिस्तान को इन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट दे देंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर NCA ने उस वक्त इस बात के ऊपर एग्री कर लिया है, तो क्या NCA ने ये हकीकत नहीं देखी कि जो 460 अरब रुपए का पैसा है, यानी जो 460 अरब रुपए तय हैं देना, वो हुकूमत पाकिस्तान को जो तो जा रहे हैं, लेकिन वो मलिक रियाज साहब के नाम से जा रहे हैं। यानी अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा है 190 मिलियन पाउंड्स, पहली बात तो ये कि सारी की सारी अमाउंट किधर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल अमाउंट दी इट वाज अराउंड 19 मिलियन समथिंग, सॉरी इट वाज नॉट 40 मिलियन, मैंने पहले मेंशन किया, इट वाज 19 मिलियन पाउंड्स। तो अगर वो 19 मिलियन पाउंड्स है तो जो रेस्ट ऑफ द मनी है, यानी जो 100 मिलियन पाउंड्स बाकी हैं, वो सारे कहाँ हैं? अगर वो सारे भी पाकिस्तान आए हैं तो फिर वो किसके अकाउंट में आए हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आए? और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भी नहीं आए, वो पाकिस्तान भी नहीं आए, और वो मलिक रियाज साहब ने अभी तक पे भी कहीं नहीं किए, मेंशन भी नहीं किए, तो फिर क्या NCA के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो ब्रीच नहीं है? और फिर जो NCA के साथ एग्रीमेंट है वो मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता, इसलिए वो काबीना से बंद लिफाफे में अप्रूव किया गया था। तो कैसे पता चलेगा कि मलिक रियाज साहब का NCA से बेसिकली मुआहिदा हुआ किन टर्म्स के ऊपर था? उस मुआहिदे के बीच में जो किरदार हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से थे वो शहजाद अकबर साहब थे। जब तक वो नहीं बता देते कि वो मुआहिदा क्या था, उन्होंने कैसे तय किया, तब तक ये तमाम कंट्रोवर्सी हल नहीं हो सकती। पाकिस्तान में बनने वाले नैब केसेस इतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त तो कर दी है, लेकिन फिर भी ये मामला यहाँ पर उनकी ज़मानत से ख़त्म नहीं हो जाएगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट से उनको ज़मानत मिलने के कोई इम्कानात हैं, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स केस है कि मुझे नहीं पता कि जो मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ वो किसी सुनने और समझने वाले को उन अल्फाज में समझ आया भी होगा कि वो आगे एक्सप्लेन कर सके कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि करप्शन की अगर दास्तानें अनफोल्ड होती हैं तो वो इसी तरीके से होती हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि या तो इमरान खान साहब अपने मुंह से बता दें कि उनको मालूम था या नहीं मालूम था वो क्या करने जा रहे हैं, फिर वो किस तरह से बेनिफिशरी हैं। तीसरा, शहजाद अकबर साहब बता दें। चौथा, बुशरा बीवी साहिबा जो कि ट्रस्टी हैं उस अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, उस ट्रस्ट की ज़मीन की जो कि उनके नाम थी और फिर उस पर यूनिवर्सिटी कायम की गई। ये तमाम चीज़ें इस नैब तहकीकात में सामने आ सकती हैं अगर इसको फेयरली तहकीक की जाए। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसके अंदर तब तक जो है वो मुदाखलत ना करे जब तक कि ये तमाम सच आवाम के सामने ना आ जाए। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि गुज़िश्ता रोज़ जो केस था, क्योंकि वो केस से मुतालिक वीडियो थी, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर नहीं थे। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी ये कहा कि मैं उसको क्लियर कर दूं। फैक्ट्स जो है वो अभी तक डेवलपिंग स्टेज पे हैं, अभी भी किसी को नहीं पता कि पूरा सच क्या है।
तो ये सब कुछ सामने आएगा अगर नैब अपनी तहकीकात को फेयरली करता है, बयानात रिकॉर्ड होते हैं, तमाम तर सच्चाई आवाम के सामने रखी जाती है तब। अभी तक जो ये तमाम करप्शन की दास्तान है, ये कहीं मलिक रियाज साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन पे सच झूठ साबित नहीं है, और कहीं कहा जाता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की लाइबिलिटी किसी भी तरह से नहीं बनती थी, या हुकूमत पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं था, उन्हें तो पता ही नहीं कि NCA के साथ एग्रीमेंट क्या हुआ। तो ये तमाम चीज़ें कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई तो जाहिर है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि उसको एक केस के अंदर कवर नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। इस तरह की कुछ दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने थी जिनको कल बगैर सुने डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि उनका उस वक्त केस से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन अगर मुस्तकबिल में ये सुप्रीम कोर्ट में सामने आएंगी तो जाहिर है कि ये सबके लिए वाज़े हो जाएंगी। मैंने कोशिश की कि मैं फ़ैक्ट्स को आपके सामने जितना बेहतर और कम और क्लियर अल्फाज में रख सकती हूँ रखूँ। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप नहीं कर दिया होगा मैंने, और जितना बेहतर अल्फाज में समझा सकी होंगी समझा ली होंगी। लेकिन अगर आपका भी कोई फ़ीडबैक है इसके ऊपर तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। जब ये केस मुकर्रर हुआ जो इमरान खान साहब ने यहाँ पे बेल के लिए किया है, फ़ाइल किया है, या फिर नैब ने इस मामले में तहकीकात आगे बढ़ाई जिसमें कि तहकीकात अभी चल रही हैं, और चेयरमैन PTI को अलकायदा ट्रस्ट केस में ही 9 मई को, द वेरी फेमस 9 मई को गिरफ़्तार किया गया था। तो उसके बारे में भी तफसीलात मज़ीद शेयर करेंगे, और ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है तो ज़ाहिर है कि ये मज़ीद वक्त आने के साथ साथ लोगों के जहनों में बैठेगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।